So केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। शेयर व्हाइट बोर्ड। रिएक्शन मैकेनिज्म के भी मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं, वो हो रहे हैं क्या? यस। सो आज जो डाउट क्लियरेंस मैंने रखा था वो इसके लिए कि कंसेप्ट में किसी किसी को कोई डाउट आया, कुछ लोगों ने मैसेज किया है, 2-3 लोगों ने, कि HEME ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, या फिर एक और कंसेप्ट कौन सा बोला था तुमने, एलिमिनेशन वाले पार्ट क्लियर नहीं हुए थे कुछ। तो जो भी डाउट्स है वो कर लेंगे, क्वेश्चन वाले डाउट बाद में करेंगे हम लोग। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो बाद में मैंने भेजा वो पहले करना, अल्काइल हैलाइड जो है उसको बाद में करना। वैसे दोनों एक ही जैसा है, अल्काइल हैलाइड में थोड़े से ज्यादा कंसेप्ट और ऐड होंगे। NGP, हाँ एक NGP भी करना है ना। ओके ठीक है, थोड़ा और एक सेशन लेना पड़ेगा, एक सेशन तो मेरा टेस्ट में कंप्लीट है ये। काइनेटिक्स प्लस काइनेटिक्स के स्टार्टिंग के 2 सेशन है, प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट। हाँ तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो 9:30 से रुकना, वो बताना क्या क्या है वो देखते हैं। जो सेशन लिया था उसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसे यूट्यूब पे अपलोड किया है, बस लिंक भेजना है तुम लोगों को। SNI सर ने अभी नहीं किया है, SNI NGP सब्स्टिट्यूशन। ओके ठीक है। उसको आज इवनिंग में कर लेते हैं। इवनिंग में कोई सेशन है तुम लोग का? तो इवनिंग में NGP और SNI कर लेंगे। कितने बजे कंफर्टेबल है? टाइमिंग क्या रहता है? DD सर वाला वही रख दूंगा, वही कंफर्टेबल टाइमिंग होगा शायद। ओके 3 to 4:40 विल बी ओके। 3 o'clock ऑनवर्ड्स करेंगे, 3 to 4 1 घंटे चाहिए उसके लिए, छोटा टॉपिक है दोनों। 6 to 7:30 भी वो भी चल जाएगा। 5 o'clock 6 3 o'clock। मोस्टली लोग 3 to 4 चाहते हैं, तो 3 to 4 में रखेंगे, 1 hour काफी है उसके लिए। हाँ ठीक है चलेगा, 3 to 4 में हम लोग NGP और SNI कर लेंगे। काइनेटिक्स का भी 2 सेशन करना था, अभी हुआ नहीं है, बट खैर टेस्ट तो मैं फर्स्ट वीक में। हाँ वो कंफर्टेबल होगा 3 to 4, क्योंकि 3 o'clock तुम लोग बैठने की आदत है ऑलरेडी पढ़ने की। तो कुछ लोगों ने अलग टाइम भी दिया, बट आई थिंक कि वो 3 to 4 ही सही रहेगा, उसमें कर लेते हैं।
एक बार अटेम्प्ट कर लो रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसके सॉल्यूशन मैं शेयर करता हूँ। कब तक हो जाएगा अटेम्प्ट? तो कल आज भेजा ही है मैंने। हाँ, तो 2 दिन तो ले लोगे तुम लोग, आज थर्सडे फ्राइडे, कल रात तक कर लो। सैटरडे में सॉल्यूशन भेजता हूँ, फिर डिस्कशन रख लेंगे किसी टाइम पे। नहीं, सेकंड पीडीएफ जो अभी भेजा वो पहले करो। जो कल रात में भेजा था वो पहले करो। वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो सबसे पहले भेजा था वो अल्काइल हैलाइड है। पिछले बार रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट ही नहीं आया था एलन का, तो फिर मैंने यही दे के करा दिया था सबको। टेस्ट तो फर्स्ट वीक में जाएगा। फर्स्ट वीक या सेकंड वीक। अभी तो देखो ऑनलाइन में थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है, चैप्टर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, केमिकल काइनेटिक्स आज ही स्टार्ट कर रहे हैं कि हो पाए वो, और SNI SNGP उस समय करेंगे 3 to 4:30। तो मैंने बैच 2 में करा दिया केमिकल काइनेटिक्स, तो वो बेसिक कंसेप्ट ही कराने वाला हूँ। तो बैच 2 के जिन लोगों का हो गया वो चाहे तो लीव कर सकते हैं। और इसके बाद 9:30 के बाद जो मैंने बोला था वो उन लोगों को जिसमें प्रॉब्लम है वो लोग रुकेंगे। जैसे एनजीपी का कुछ, एनजीपी नहीं, कोई भी कंसेप्ट थियरी समझने में, जब मैंने नोट्स भेजा था थियरी समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, उनके लिए क्वेश्चन वाले डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे में कभी रख लेंगे। तभी केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। वेटिंग में 3-4 नाम और दिख रहे हैं, रवि, राकेश, मनन, रवि पंचाल, इन लोगों को जानते हो? रवि, राकेश, मनन, रवि पंचाल। अरे हाँ, मनन है अपना मिलिट्री मैन। और रवि सर क्या करेंगे पढ़ के? रवि पंचाल सर? अच्छा, अटेंडेंस के लिए, ठीक है ठीक है। तो उनको भी ऐड कर लिया जाए, मनन को ऐड कर लिया जाए, और रवि पंचाल, मनन, राकेश और रवि। इनको जानते हो? राकेश, रवि। ठीक है, कोई और आया तो बता देना, स्टार्ट करते हम लोग काइनेटिक्स। हाँ, लीव कर सकते हो। जिनको भी बेस्ट 2 में हो चुका है, आज बहुत बेसिक कंसेप्ट ही होगा काइनेटिक्स का कि क्या है रेट, कैसे मेजर करते हैं वो सब। और पीडीएफ में इसके शेयर कर दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, तो समझने पे ध्यान देना, कॉपी करने का कोई मतलब नहीं, वही चीजें मैं भेज दूंगा वापस। राकेश एंड रवि नहीं है तो उन्हें छोड़ दिए। नहीं, तो बेस्ट 2 के लिए कंपलसरी नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का ये सेशन है, नेक्स्ट सेशन 2 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं बेस्ट 2 के, तो उनके लिए नेसेसरी नहीं है।
आज स्टार्ट ही होगा तो थोड़ी ही दूर तक जाएगा। स्टार्टिंग के 2-3 सेशन तो तुम लोग का किया हुआ बैच 2 वाले को। स्टार्टिंग के 2 से 3 सेशन तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 9:30 में आ सकते हो, जो थियरी में डाउट है उसके लिए, जिसका और इलेबोरेशन चाहिए। मतलब मैंने एक बार पढ़ा कर नोट्स भेज दिया, फिर पढ़ने पर डाउट आएगा ही, वो टॉपिक थोड़ा सा टफ है। 2-3 लोगों ने मैसेज किया था कि इस टॉपिक में टफ आया था, लगा था, तो वो जाएगा। इसके बाद से सब इजी है। इसके बाद से देखोगे तो ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाता है, पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स। हाँ ठीक है। 9:30 नहीं, भी थोड़ा सा लेट जाएगा, 9:45 से स्टार्ट होगा डाउट लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स तो पढ़ा है फिजिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में क्या हो जाता है, इट इज काइनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। 3 पार्ट होता है, रिएक्शन कहां तक होगा, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वी स्टडी, कहां पे पढ़ते हो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कहां तक होगा, ये पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना % प्रोडक्ट बना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन होगा कि नहीं वो कहां पे पढ़ते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वो पढ़ते हैं हम लोग थर्मो में, यही है ना। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या पढ़ना होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। क्यों लोग फैक्टर्स देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर जिससे कोई रेट अफेक्ट हो रहा है। जैसे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है, कितने समय में कितना फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो वी कैन इंक्रीज द रेट और डिक्रीज द रेट। कोई मेडिसिन फॉर्म करना है तो किस स्टेप पे स्लो पड़ रहा है रिएक्शन, उस स्टेप को फास्ट कर दे तो मेडिसिन फास्ट बन सकती है। तो वो हो गया फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक में देख रहे हो। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ अ रिएक्शन। एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। हाँ, तो कौन कौन सा फैक्टर रेट को रिएक्शन करेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दो, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें हम लोग, तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, चाहे वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। कैटालिस्ट डाल दें तो कुछ रेट को इंक्रीज करते हैं कैटालिस्ट, कुछ रेट को डिक्रीज करते हैं। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दे तो मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यही सब स्टडी करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वही मालूम करते हैं कौन सा आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी पे कुछ भी प्रोसेस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला होगा इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद ही मैं शेयर कर दूंगा, वो नोट्स यहाँ पर है। अच्छा छोड़ो, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन। आयनिक इक्वेशन ले लो, जैसे कि AgNO3 एक्वस, ये तो तुरंत ब्रेक होगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, और इसको किससे रिएक्ट किया गया है, NaCl एक्वस। ये भी ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, बट AgCl क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा ना।
AgCl white PPT, AgBr light yellow precipitate, AgI yellow precipitate और AgF सॉलिड तुम्हारा सॉल्युबल है, इसीलिए स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF यूज करते हैं क्योंकि वो डिसॉल्व होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन में SN1 में। तो यहाँ पे क्या हो गया AgCl प्लस NaNO3, तो रिएक्शन तुरंत होगा, एट द इंस्टेंट होगा। ये तो एक्वस, एक्वस मतलब ये आयनिक कंडीशन में Na प्लस अलग NO3 माइनस अलग, Ag प्लस अलग NO3 माइनस अलग, Na प्लस अलग Cl माइनस अलग, रिएक्ट करते AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाता है। ये सब तुरंत होता है रिएक्शन। ये इसका क्या होगा T हाफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा। T हाफ का मतलब क्या हो गया, T हाफ का मतलब हो गया टाइम 50% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए, या 100% कंप्लीशन के लिए T100 रखेंगे। T 3/4, 3/4 मतलब 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए। T 20%, 20% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए। तो कुछ तो चाहिए ना, सबका हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन हाफ कब होगा, क्यों कई रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, तो 100% करने में इंफिनिटी लगेगा, तो कम से कम 50% ही मेजर करते हैं यूजुअली। T 50% होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा, तुरंत डाला और हो जाएगा। जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, उसका भी तो वही होगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी इंस्टेंटेनियस होगा। अब कुछ रिएक्शन वेरी स्लो होता है। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब क्या होता है, उनका कंसंट्रेशन डिप ही नहीं करेगा। तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की बात करो और टाइम ले लो, कभी भी आओगे तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसकी भी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए तुम्हें 3-4 साल चाहिए, 3-4 साल के बाद तुम्हें रस्ट दिखेगा, तो उसकी स्टडी कौन करेगा फिर, और वो जरूरत भी नहीं इन्फिनिटी वाले की। अब डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है, तो खुद से जो कन्वर्सन होता है इन्फिनाइट टाइम होता है। H2 प्लस O2 रिएक्ट करके वाटर बन जाए, तो अभी अपने आप नहीं होता, 2-4 मॉलिक्यूल करते हैं, बहुत स्लोली होता है। बट एक इग्निशन दे दिया जाए H2O2 में तो तुरंत वाटर बन जाता है। तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये तुरंत नहीं होगा। एट रूम टेम्परेचर जल्दी रिएक्ट नहीं करने वाला, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो बचा क्या, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग के लिए मेन है, इसी की स्टडी करेंगे हम लोग। तो ये कौन से रिएक्शन होंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, जो कुछ मिनट में कुछ आवर में इस तरह से हो रहे हैं, कुछ सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, इसमें जो हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें कौन से रिएक्शन होंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होंगे मॉडरेट होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो किस में जाएगा, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, जो कुछ में ब्रेक हो रहा हो, तो वो सब मॉडरेट होते हैं। तो इन्हीं की स्टडी करेंगे हम लोग, वो कुछ घंटे कुछ आवर्स इसमें होगा। उसका रिएक्शन जैसे 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2। तो जितने बुकलेट में क्वेश्चन दिखेंगे यही सभी क्वेश्चन पे दिखेंगे कि H2O2 ब्रेक हो गया, H2O और हाफ O2 में, SO2Cl2 ब्रेक हो गया SO2 और Cl2 गैस में। ये सब मॉलिक्यूलर है, राइट। तो ये सब क्या होंगे हम लोग के मॉलिक्यूलर या ऑर्गेनिक रिएक्शन सारे, वो सब हमेशा मॉडरेट होंगे, स्लो होंगे, टाइम लेंगे, ऐसे। ओके, सो इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद द टाइम देखोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद द टाइम यूजुअली क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते नीचे जाएगा, या हो सकता है ऐसे डिक्रीज हो, वो भी चलेगा, है ना। या किसी किसी केस में कांस्टेंट भी आता है, कौन सा, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड होता है ना, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। बट प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, जैसे प्योर वाटर ले लो, वो कितना भी डिकम्पोज करो उसका कंसंट्रेशन 1000/18 ही रहेगा। ओके,
सो वो कुछ भी हो सकता है, बट धीरे धीरे अमाउंट गायब होते जाएगा. नाउ वी टॉक अबाउट द हाउ टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम लोग दो टर्म करेंगे. दो टर्म होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज ROD, ऐसे लिखेंगे ROD. और एक होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, उसको लिखेंगे ROA. तो डिसअपियर कौन सा होगा? रिएक्टेंट. अब फॉर्म कौन सा होगा? प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको लिखेंगे ROA. तो इसका भी दो तरह का रेट होगा. एक होगा एवरेज रेट और एक क्या होगा? इंस्टैंटेनियस रेट. तो दोनों जैसे पढ़ते हो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, है ना? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और dx बाई dt. इसमें भी एवरेज और इंस्टैंटेनियस दो होगा. तो एवरेज रेट क्या कैलकुलेशन देखें? तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस. तो T इक्वल टू 0 पे आ जाए तो N2 गैस का कुछ का अमाउंट ले लो 20 मोलर, ये कुछ ले लो 50 मोलर, और ये स्टार्टिंग में 0 मान ले. नाउ वी कम टू T इक्वल टू T. तो हो सकता है कि N2 तुम्हारा T इक्वल टू T मतलब कुछ टाइम दे दे हम लोग 2 मिनट. T इक्वल टू 2 को यहाँ पे T इक्वल टू मान लो कि 3 मिनट्स के बाद ये 14 मोलर बचा हुआ है. तो ये कितना बचा रहेगा, ये कितना फॉर्म होगा? ये दोनों का अमाउंट करें तो 20 से 14 6 मोलर डिसअपियर हो गया. तो 6 मोलर इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 1 मोल 3 मोल से. तो 6 मोल विल रिएक्ट विथ 18 मोल. तो बचेगा कितना? 15 माइनस 18 मोल, 32 मोलर बच जाएगा. कैसे मालूम चला? 20 मोलर N2 था, 14 बच गया, मतलब 6 मोलर रिएक्ट कर गया. तो 6 मोलर, 1 मोलर reacts with 3 mole of H2. The 6 mole react with 18 mole of H2. 18 मोल पर लीटर से रिएक्ट कर गया तो बचेगा 32. NH3 कितना हो जाएगा? 1 मोल का 2 मोल, N2 से 2 NH3 हो रहा है, तो 6 मोल का 12 मोलर. ये जो आएगा 12 मोलर, यही होगा ना? तो ये 12 मोलर है. नाउ हम लोग बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 किस रेट से डिसअपियर हुआ है? तो 3 मिनट में 6 मोलर डिसअपियर हो गया. मतलब कितना हो गया? 1 मिनट में 2 मोलर ना. तो रेट होगा 2 मोल पर लीटर पर मिनट. तो वो कैसे लिखेंगे? माइनस, यहाँ पे लिखोगे 14 माइनस 20 लिखोगे तो निगेटिव हो जाएगा. तो इससे पहले हम लोग को एक माइनस साइन देना पड़ेगा. 14 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3. ये कितना होगा? मोल पर लीटर पर मिनट, यही होगा ना? मोल पर लीटर पर मिनट. तो यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ा. क्यों? रिएक्टेंट के लिए कभी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा. इसीलिए रिएक्टेंट के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग? इट विल बी, अच्छा, रेट ऑफ, दूसरे का देखते हैं.
रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जिसको ROD लिखेंगे आगे हम लोग। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, किस रेट से डिसअपियर हुआ? 18 मोल डिसअपियर हुआ इन 3 मिनट्स। 1 मिनट में 18/3, 6 मोल पर लीटर पर मिनट, यही हुआ ना? इसको कितना लिखोगे? माइनस कितना बच गया लास्ट में? 32। पहले कितना था? 50। ये निगेटिव क्वांटिटी इसलिए पहले निगेटिव देते हैं। रेट कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, उस रेट से कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो टू मेक इट पॉजिटिव एक निगेटिव साइन हम लोग को देना पड़ा। ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। ये तो ROD दोनों का हो गया। अब हम लोग बात करें ROA ऑफ NH3, किस रेट से आया? तो वो हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ -3, 12 मोलर, पहले कितना था? 0। ये तो पॉजिटिव ही है बाई 3, मतलब 4 मोल पर लीटर पर मिनट। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? सबका अलग अलग है ना। पहले का कितना आ गया? हाँ, ये कितना हो गया? 2 आ गया है ना। नीचे वाले का कितना हो गया? 6 हो गया। हाँ, और इसका 4 आ गया। तो एक कॉमन क्वांटिटी क्या करें हम लोग? 2, 6 एंड 4 सबके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एक कॉमन क्वांटिटी आ जाएगी ना। N2 का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 2/1 2। H2 का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 6/3 2। NH3 का 2NH3 बनता है, मतलब 2 मोल्स बनता है ना। तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या था? 4, तो 4 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये भी 2 आ गया। तो एक कॉमन क्वांटिटी पे आ सकते हैं इफ यू डिवाइड इट बाय इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। N2 का 1 है कोएफिशिएंट, H2 का 3 है, NH3 का 2 है। सबको अपने रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो एक कॉमन क्वांटिटी आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम लोग इसकी बात करें, ए गैस प्लस, एक मिनट, कोई कुछ लोग अभी मीटिंग में। भाविक पाटिल कौन है? भाविक पाटिल, अराफात शेख, LN लिखा हुआ है तो होंगे ही, जान दो, एडमिट कर लो। हाँ, तो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे, क्या था? ए गैस प्लस 2B गैस गिव्स आउट 3C गैस, यही है ना। तो एवरेज ROD ऑफ ए, वो कितना लिखेंगे? माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, दैट इज माइनस ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी फाइनल टाइम माइनस टी इनिशियल टाइम। जैसे टी फाइनल टाइम मान लो 12 मिनट्स के बाद देख रहे हो और रिएक्शन स्टार्ट हुआ 8 मिनट के बाद, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4 मिनट का ना। 8 मिनट पे तुमने स्टॉप वॉच से अपना स्टार्ट किया और 12 मिनट पर रोक दिया, तो डिफरेंस 4 मिनट का है। और ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो माइनस साइन क्यों दे रहे हैं? टू मेक इट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो कभी भी रिएक्टेंट रहेगा डिसअपियरेंस तो नेगेटिव देना। ROD ऑफ एवरेज ROD ऑफ बी की बात करें तो अभी यही होगा, माइनस, इससे बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आने हैं, डेल्टा BT/D। ये कितना होगा? माइनस B फाइनल माइनस B इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल।
अब एवरेज रेट ऑफ सी की बात करें तो इट विल बी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये कितना होगा, सी एफ माइनस सी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर हुआ, सब पॉजिटिव आ गया ना। ये भी क्या था, पॉजिटिव। इसके नीचे आ जाओ तो ये भी पॉजिटिव। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आ गया। अब जब हम लोग को ग्राफ इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ सी, और ये ग्राफ, हाँ वो मॉड ही है। जब मॉडुलस किया ना तभी आएगा, मॉड कंसेप्ट ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ये यहां से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 होता है। तो कोई दो पॉइंट लेना है तुम्हें, जैसे कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ऐसे। सब मिट जा रहा है इस चक्कर में, रुक जाओ। ग्राफ ड्रॉ करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि मालूम नहीं पॉइंट कहाँ से लेना है मुझे। हाँ क्लास अभी चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो सी की बात करें हम लोग, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सी ऐसे जा रहा है इस पॉइंट पे। वेरी गुड। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये पॉइंट C1, यहाँ को C2 होगा, ये T1 ये T2। ये कंसंट्रेशन तो मालूम चल जाएगा। C1 मान लो 2 मोलर था, बाद में 5 मोलर पहुंच गया, टाइम का डिफरेंस भी मालूम चल जाएगा। तो यही एवरेज रेट ऑफ हो गया ना, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। एवरेज रेट क्या होगा, वो C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। ये कितना हो जाएगा, tan थीटा आएगा ना, वहां पे स्लोप आ जाएगा ना, ये C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 ये वाला पार्ट होगा। C2 माइनस C1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, और T2 माइनस T1 ही है। इसका रेशियो क्या होगा, tan थीटा ना। ओके। और इसका ए का, हाँ ए का क्या होगा कंसेंट्रेशन, ए डिक्रीज होगा ना, ए और बी रिएक्टेंट की बात करें तो हम लोग, वो क्या होगा, यहाँ किसी कंसेंट्रेशन से स्टार्ट होगा, नहीं मान लो यहाँ से स्टार्ट करना, तो वैसे जाएगा। तो किसी भी टाइम पे हम लोग ले लें यहाँ से लेके T1 और ये T2, ये होगा C1 C2, उल्टा लिख दिया। C1 C2 कौन सा होगा, पहले कंसेंट्रेशन C1 ले लो, बाद में C2 ले लो, तो ये हो जाएगा C1 ये C2 ये T1 T2। तो एवरेज रेट क्या होगा, C1 माइनस C2 बाई T2 माइनस T1 ही होता है ना। एवरेज रेट विल बी माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T माइनस C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। तो ये अब C1 माइनस C2 बाई T2 माइनस T1। तो ये भी tan थीटा आ जाएगा ना, स्लोप से थोड़ा सा अलग। क्लियर हुआ। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट की बात करें हम लोग, इंस्टेंटेनियस कैसे मेजर करेंगे, तो ये एवरेज था। इंस्टेंटेनियस ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, माइनस DA बाई DT, माइनस करना होगा ना। इंस्टेंटेनियस
rate of B is equal to minus dB by dt. Instantaneous ROF of C is equal to dC by dt. जैसे ये हो गया पूरा मिडिल। एवरेज रेट की बात करें तो कैसा होगा, यहां से यहां तक मान लो ग्राफ जा रहा है, तो किसी पॉइंट पे तुम्हें क्या लेना होगा, स्लोप लेना होगा। यही स्लोप होगा ना एवरेज रेट। ये जो थीटा हो गया और इस साइड क्या होगा, अल्फा एंगल। तो माइनस डी ए बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये तो स्लोप है ना, डी वाई बाई डी एक्स, उसका वैल्यू क्या होता है माइनस tan थीटा। tan थीटा का क्या लिख दोगे, माइनस tan पाई माइनस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो रेट तो पॉजिटिव होना ही है। tan थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, रेट रेट पॉजिटिव होना है, तुमने tan थीटा ले लिया तब तो रेट निगेटिव हो जाएगा। स्लोप तो 190 से ज्यादा है ना, तो छोटा वाला एंगल हमेशा आएगा। इतना तक में कोई डाउट? ओके, तो अभी देखते हैं कहाँ पे हो गया रेट। तो वो मॉड कंसेप्ट ही है। हाँ वही लिमिट है, मॉड कंसेप्ट ही है। कैसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में लिखना पड़ता है तुम्हें। अब यही प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मान लो कि ये ग्राफ इधर गया, ये ओरिजिन से स्टार्टेड है, तो कोई पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट, हाँ यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट पॉइंट के पास। इसका कर्व कैसे होगा, यहाँ पे स्लोप लेना होगा ना तुम्हें, राइट। तो ये स्लोप क्या होगा, यहाँ से मिला दे तो ये थीटा, तो ये प्रोडक्ट का होगा, तो प्रोडक्ट का तो इंक्रीज होगा, तो इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस विल बी डीपी बाई डी टी। ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो डीपी बाई डी टी डायरेक्ट स्लोप tan थीटा हो गया ना। ये सबको क्लियर है ना, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, कंसंट्रेशन डीसी बाई टी डी टी स्लोप होगा, तो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट स्लोप हो गया, रिएक्टेंट के लिए निगेटिव ऑफ द स्लोप हो गया। ओके, और ये कंसेप्ट क्या है, मॉड ही है। मॉड कंसेप्ट क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, वही होता है ना। तो जब रेट मॉड है तो मॉड जैसे रिएक्टेंट का लोगे, तो मालूम है कि तुम्हें वो निगेटिव है एक्स, तो उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स ही होगा ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, माइनस एक्स। ओके, तो इंस्टेंटेनियस आरओडी लिख के, instantaneous ROD will be limit delta t tends to 0 plus minus delta by delta t। इंस्टेंटेनियस ROD हो या ROA हो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 प्लस माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी, यही था ना। डेल्टा t टेंस टू 0 तो वही डेल्टा y बाई डेल्टा x बिकम्स dy बाई dx ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये था, मतलब टाइम इंटरवल छोटा होता जाता है। ये सब तो फिजिक्स में ही कर चुका डिटेल। अब हम लोग लिखे ए गैस
नीचे A gas plus 2B gas gives out 3C gas. तो rate of reaction ROR वो कितना होगा 2 into minus delta A by delta T will be minus delta B by delta T. ऐसे लिख सकते हैं क्या, सोचो। बी किस रेट से डिसअपियर होगा? ए के डबल रेट से। ए का 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ बी। 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ बी। तो बी का जिस रेट से डिसअपियरेंस होगा वो ए के रेट से डबल होगा। ए का 5 मोल डिसअपियर हुआ तो बी का 10 मोल डिसअपियर होगा। इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो कि माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू -1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये रिलेशन आ गया। सिंपल क्वेश्चन देता है, वो तुम्हें पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए? तो उसी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी। यही सब क्वेश्चन आज करोगे। और माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी दिया हुआ है तो बाई 2 करने से आ जाएगा ना। ओके, अब हम लोग करें कि सी के साथ क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन ए प्लस, ये क्या था, ए प्लस 2b गिव्स आउट 3c। इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू सी का कितना होगा 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ए का जितना मोल डिसअपियर हुआ सी ट्रिपल रेट से फॉर्म हुआ, मतलब सी का रेट ऑफ अपीयरेंस मालूम चला तो बाई 3 कर दो, ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाएगा ना। ए का जैसा 6 मोल पर मिनट पर लीटर बन रहा है, 6 मोल पर लीटर पर मिनट, तो ए किस रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा? तो ए के 1 मोल से सी का 3 मोल बनता है, तो सी का 6 मोल पर लीटर पर सेकंड बन रहा है, तो ए का क्या डिकम्पोज हो रहा है? 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, तो बाई 1/3 करोगे ना, तो अब यही रिलेशन हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। माइनस साइन क्यों आया, क्लियर है ना? टू मेक रेट पॉजिटिव। -1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्यों आया? बी का किस रेट से कंसंट्रेशन चेंज हुआ? बाई 2 कोएफिशिएंट, उससे वो पॉजिटिव होगा ना। विल बी इक्वल टू 1/3, ये क्या होगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। किस रेट से सी फॉर्म हो रहा है? बाई 3। अब ये मालूम है तो आज के सारे क्वेश्चन इसी पे करना हम लोग को। कोई एक दिया रहेगा, तुम्हें बताना होगा। जैसे बी का बोल दे कि 10 मोल पर लीटर पर सेकंड से डिकम्पोज हो रहा है, तो ए का क्या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है? और सी का क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन है, क्या होगा? 15 होगा क्या? हाँ, बी का मैंने कितना दिया? 10 ना। माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज 10, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कितना होगा? हाफ ऑफ दैट ना। हाफ ऑफ 10 मतलब 5। और सी का कितना हो जाएगा? अब बी और सी वाला रिलेशन ले लो, तो 3/2 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो 3/2 इंटू 10 15 होगा। करेक्ट, तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन दे देता है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2SO3 गैस। SO2 का दे दिया कि SO3 का दे दिया कि 40 ग्राम पर मिनट ROA है, तो व्हाट विल बी द
ROD ऑफ SO2 गैस। किस रेट से SO2 गैस डिकम्पोज हो रहा होगा? ये आते रहता है। सोचो एक छोटा सा मिस्टेक करोगे इसमें तुम लोग। फोर्टी नहीं होगा, मोल कंसेप्ट कर रहा हूँ। और शिवम, यस करेक्ट है, 32 होगा। क्योंकि रिलेशन ग्राम से ग्राम का नहीं है, मॉलिक्यूल से है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO3 में कन्वर्ट होता है। 2 ग्राम ऑफ SO2 से 2 ग्राम SO3 नहीं बनता। तो कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, तो रिलेशन मॉलिक्यूल से है। मॉलिक्यूल मतलब मोल से है। कभी भी 2 ग्राम ऑफ SO2 रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम ऑफ O2 देन गिव्स 2 ग्राम ऑफ SO3, ये रॉन्ग है। 2 मोल रिएक्ट्स विथ 1 मोल टू फॉर्म 2 मोल। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, उससे SO2 का मोल लेकर आओ, देन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास में आएगा 32। यस, कौशल का भी राइट है। और ओके, तो कैसे हो गया इसका? ROD ऑफ SO3 मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। D NSO3/dt की बात करें, कंसेंट्रेशन ना लेके मोल ले लिया, वो दिया हुआ 40/80 मोल पर मिनट। फिर इसका रिलेशन किसके SO2 के साथ कैसे है? 1/2 DnSO2/dt विल बी उसका 1/2 कोएफिशिएंट है DnSO3/dt। तो ये तो दोनों का रेट इक्वल ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा? हाफ मोल पर मिनट ही आएगा। SO3 का हाफ मोल पर मिनट है, तो इसका भी कितना आ जाएगा? हाफ मोल पर मिनट ही आ जाएगा ना? कौन सा? तो अगले पेज पे लेते हैं। -D NSO2/dt will be हाफ मोल पर मिनट। हाफ मोल पर मिनट मतलब हाफ इंटू इसका मोलर मास कितना है? 64 ग्राम पर मिनट। ये 32 ग्राम पर मिनट होगा। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं पता, एवरेज रेट पता है तुम लोग को, इंस्टेंटेनियस वाले करते हैं। देखो यही था ना?
क्लियर हो गया? माइनस DnSO3 बाई dt दिया हुआ 1/2 मोल पर मिनट। SO2 और SO3 का क्या रिलेशन होगा? दोनों का कोएफिशिएंट 2 and 2 ही है, वो कैंसिल हो गया। A gas plus 3B gas gives out 2C gas। A gas ये थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, रिएक्शन लिया वही लो। It is A gas plus 2B gas gives out 3C gas। हो जाएगा थ्री गैस। अब यहाँ पे लिखे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना होगा? माइनस DA बाई DT माइनस 1/2 DB बाई DT इक्वल टू 1/3 DC बाई DT। प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आएगा, बाकी दोनों में माइनस साइन होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन है तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था, तो यही रिलेशन, मैंने ही रिलेशन लिखने आ गया, तो कोई एक गिवन होगा, अदर टू का बताना होगा। या ये रिलेशन दे के भी पूछता है कि रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे? ए और बी। ए का कोएफिशिएंट 1, बी का कोएफिशिएंट 2, तो A + 2B। सी का कोएफिशिएंट 3 क्योंकि 1/3 है। नाउ इन जनरल लिखे हम लोग A गैस प्लस BB गैस गिव्स आउट C गैस। इसका क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो होगा -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T will be equal to -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T will be equal to 1/C डेल्टा C बाई डेल्टा T। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो कैसे होगा? -1/A DA बाई DT will be equal to -1/B DB बाई DT इक्वल टू 1/C DC बाई DT। तो ये एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है सोच लो, इसमें कोई डाउट है? ये सबको क्लियर है? ओके, तो ये सब हो गया रेट वगैरह लिखना। तो ROR की बात करें हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? ROD ऑफ A बाई कोएफिशिएंट A बाई ROD ऑफ B बाई कोएफिशिएंट B इक्वल टू ROA ऑफ C बाई कोएफिशिएंट C।
मतलब दैट इज डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आर ओ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ओ डी बाई या आर ओ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही होगा ना। यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ आर ओ आर, आर ओ डी, आर ओ ए, रेट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बाई टाइम है ना, तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलार पर मिनट। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल ऐसा यूनिट है, बट सेंटीमीटर लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब होगा ना पर सेकंड। बट मीटर क्यूब तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, है ना, वो तो कहीं यूज ही नहीं होता। ऐसा यूनिट मोल पर लीटर ही चलता है सब केमिस्ट्री में। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड, क्या करना है, रुको। हाँ बताओ। ओके हाँ, किसी को डाउट था इसमें? Instantaneous rate of reaction and average rate of reaction will be always be equal for a chemical reaction, नहीं, दोनों अलग होता है। जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस, जैसे एक ट्रेन है, ऑन द एवरेज 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, वो उसका एवरेज रेट है, एवरेज वेलोसिटी है। बट इंस्टेंटेनियस हर समय अलग अलग होगा ना, किसी समय ट्रेन की स्पीड हो सकता है 100 हो, किसी समय 120 हो, किसी समय 110 हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन हर समय अलग अलग होगा, बट एवरेज मतलब क्या होता है कि ऑन द एवरेज 1 आवर में कितना रेट आया, 1 मिनट में कितना रेट रहा। समझ में आया? अभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग है। जैसे मान लो कि मैं कार ड्राइव करता हूँ, तो 20 मिनट्स में करीब 20 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ। एवरेज रेट मेरा 60 किलोमीटर पर आवर, बट उसमें कई जगह मुझे 20 किलोमीटर पर आवर पे चलना पड़ता है, कभी 100 किलोमीटर पर आवर पे। तो इंस्टेंटेनियस देखोगे रेट तो हमेशा चेंज हो रहा है, बट एवरेज कितना है, 60 के आसपास। तो उसी तरह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुम 1 मिनट 2 मिनट में देख रहे हो कितना हो रहा है, बट इंस्टेंटेनियस हर सेकंड पे चेंज हो रहा है वो। तो दोनों अलग अलग होंगे। तो जो भी डील करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस को डील करेंगे क्वेश्चंस में, एवरेज वाले क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे। जैसे तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, तो एवरेज वाले क्वेश्चंस कितने होते हैं, सब इंस्टेंटेनियस के होते हैं ना। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग लिखें एक रिएक्शन, ए गैस P = 0 P A0 ले लो,
ये बी नॉट ले लो, ये 0, टी इक्वल टू टी पे चलो, तो ये ए नॉट माइनस ए एक्स लिखोगे, ये बी नॉट माइनस बी एक्स लिखोगे, ये सी एक्स आएगा। ये कोएफिशिएंट लिखना क्लियर है ना? ए एक्स मोल विल रिएक्ट विथ बी एक्स मोल ऑफ बी टू फॉर्म सी एक्स मोल, मोल कंसेप्ट से। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इक्वल टू माइनस 1 बाई ए की रेट कोएफिशिएंट इधर है, डी ए बाई डी टी किस रेट से चेंज हुआ? तो दैट इज डी, उस समय कितना था? ए नॉट माइनस ए एक्स, ये डिवाइड बाई डी एक्स होता है ना, बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस तो ये हुआ ना, और ये क्या होगा? माइनस 1/b डी, उस समय क्या था? बी नॉट माइनस बी एक्स ना, बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/c डी सी एक्स बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा? सबका थोड़ा देखो, सब डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ना? सबका डिफरेंशिएशन कर दो, ए नॉट माइनस ए एक्स बाई डी टी, ए नॉट बाई डी टी का वो तो 0 हो जाएगा, इधर ए बाहर होके कैंसिल हो गया, बच गया डी एक्स बाई डी टी। बी में भी डी एक्स बाई डी टी, सी में भी डी एक्स बाई डी टी। मतलब तुम एक इंस्टेंटेनियस रेट को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड रेट ऑफ रिएक्शन किस रेट से जा रहा है? ए एक्स बी एक्स और सी एक्स इस रेट से हो रहा है, ए एक्स डिक्रीज हो रहा है, बी एक्स डिक्रीज हो रहा है, सी एक्स फॉर्म हो रहा है। ओके, सो एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। H2O2 एक्वस ले लो, गिव्स आउट H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। यहाँ एक एक्वस है, एक लिक्विड आ रहा है और एक गैस हो गया। तो इसका T इक्वल टू इनिशियल T इक्वल टू 0 पे ले लें A मोलर। तो ये दोनों तो 0 0 थे, 0 0 कुछ था ही नहीं, पूरा का पूरा H2O2 था। T इक्वल टू T पे ले लें हम लोग, ये कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स। तो कैन वी राइट लाइक x, और इसे x/2 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हो? हाँ लिक्विड है, ओनली फॉर गैस लिख सकते हैं, राइट। सब होमोजीनियस हो तो लिख सकते हो, हम मोल रहता तो लिख सकते थे, मोल लिख सकते थे ना, ए माइनस एक्स मोल। ये सब कंसेंट्रेशन है, इतना तो क्लियर है ना? हाँ कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये मोलार, क्या ये एक्स मोलर x/2 मोलर लिख सकते हो? नहीं, तो ये तो सही होगा, क्योंकि ये एक्वस है तो ये भी एक्वस है, बट ये वाला रॉन्ग पड़ जाएगा, वो गैस है। क्योंकि कंसेंट्रेशन जो होता है वो होता है मोल बाई वॉट, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम डिफरेंट होगा फॉर बोथ H2O2 एंड O2, क्योंकि O2 गैस है। कैसे डिफरेंट होगा? मान लो पहले केवल यहाँ पे H2O2 था, बाद में क्या हो जाएगा? इतना दूर कुछ तो H2O2 है, यहाँ पे O2 है, ये H2O2, तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग आ गया ना। मोल का रिलेशन ठीक था, बट दोनों के लिए डिफरेंट वॉल्यूम है, तो इसको उससे नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे को रिलेट करोगे? तो को रिलेट बाई मोल्स, मोल से को रिलेट करो तब हो जाएगा। मोल्स के टर्म में वो क्लियर था कि एक्स मोल से उसका एक्स मोल x/2 मोल बनता है। ये
इसको मोल के टर्म में लिख सकते थे। मोल के टर्म में क्या हो जाता, ये जो होता है a माइनस एक्स मोल, ये एक्स मोल, ये एक्स बाई टू मोल। बट जब वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, इसका वॉल्यूम कुछ, इसका O2 का वॉल्यूम कुछ और होगा, इसलिए एक्स बाई टू मोलार नहीं लिख सकते। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो देखेंगे, अभी तो नहीं आया। ओके, तो नेक्स्ट में क्या करें हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर gaseous reactions, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, माइनस या प्लस 1/μI, ये कोएफिशिएंट है, माइनस रिएक्टेंट के लिए प्लस प्रोडक्ट के लिए 1/this, और ये कितना होगा, कंसंट्रेशन डी बाई डी टी। तो कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर कर सकते हो, ये होगा माइनस प्लस 1/μI डी NI बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, ये होगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका 1/V भी लिख सकते हो, V बाहर आ जाएगा ना। कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिख सकते हो, तो मोल का अंदर रहने दिया, वॉल्यूम को पूरा बाहर ले लो। तो पूछता है कि कौन कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। म्यू क्या था, म्यू क्या था, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसको म्यू बोल रहे हैं। अब कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी होता है। एन बाई वी को क्या लिख सकते हो, सी आर टी, तो सी का वैल्यू क्या हो गया, पी बाई आर टी, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, instantaneous rate of reaction will be -1 या माइनस और प्लस म्यू आई, ये डी कंसंट्रेशन बाई डी टी है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डीपी बाई सी के जगह पी बाई आर टी भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये 1/RT बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, डी पी बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका यूज केवल कोई क्वेश्चन आता है उसमें आएगा कि किस किस टर्म में लिख सकते हो, कंसंट्रेशन बाई टाइम, कंसंट्रेशन को मोल बाई वॉल्यूम लिख सकते हो, तो वॉल्यूम बाहर करके कर सकते हो। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, पी बाई आर टी, तो पी का वेरिएशन आएगा, 1/RT बाहर आ सकता है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे सर। ये क्लियर हुआ कि डाउट है इसमें, पी प्रेशर है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ले लो, तो पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी, तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो गया ना। तो कहीं भी हाँ, कंसंट्रेशन क्या होता है, -1/A DA बाई डी टी, ये लिखा ना, तो -1/A, ए क्या हो गया, म्यू आई मैं लिख रहा हूँ, बी रहता तो उसका कोएफिशिएंट, सी रहता तो उसका कोएफिशिएंट, तो म्यू आई क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो। क्लियर, -1/A DA बाई डी टी इक्वल टू -1/B DB बाई डी टी इक्वल टू 1/C DC बाई डी टी, ऐसे लिख रहे थे हम लोग। तो म्यू आई क्या हो गया, ए बी या सी जो भी कोएफिशिएंट हो गया, माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए, प्लस साइन प्रोडक्ट के लिए, और ये क्या हो गया, डी कंसंट्रेशन बाई डी टी ना। तो कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, तो लीटर को बाहर ले लो, तो दूसरा फॉर्मूला वहां पे लिखा है मैंने, 1/V बाहर आ गया, डी एन बाई डी टी हो गया, और इधर क्या हो गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इक्वल टू एन बाई वी आर टी, P इक्वल टू सी आर टी हो गया ना, तो गैस लॉ को P इक्वल टू सी आर टी भी लिख सकते हो। तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, P बाई आर टी। तो जब तुम वहां पे लिखोगे P बाई आर टी, तो आर टी बाहर आ गया, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डी प्रेशर बाई डी टी इसके टर्म में लिख सकते हो ना। मतलब कि ये कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए, ए गैस प्लस इसमें क्या होगा, -1/a डी ए बाई डी टी। इसको तुम ये भी लिख सकते हो माइनस, क्या लिख सकते हैं, -1/a, वो डी हो जाएगा, -1/a ये कितना होगा, डी ए बाई डी टी। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, डी एन बाई वी होता है ना, बाई डी टी। इसको v को बाहर लिख सकते हो, -1/a इंटू 1/v, डी एन बाई डी टी, ये पहला इक्वेशन लिखा मैंने। और ये क्या लिखा था, P इक्वल टू सी आर टी। तो यह C मतलब क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लो, तो आर ओ आर कितना होगा, -1/a डी ए बाई डी टी। तो -1/a, ए को क्या लिख सकते हो, डी P बाई आर टी बाई डी टी, -1/a इंटू 1/आर टी डी पी बाई डी टी, प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे कैसे लिख रहा हूं। हाँ, तो वही कंसंट्रेशन को लिख दिया, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाहर कर लिया, और एक बार कंसंट्रेशन को लिख लिया P बाई आर टी, तो 1/आर टी बाहर कर लिया था, डीपी बाई डी टी के टर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ वी गो फॉर रेट लॉ। एक टर्म तो ये सब हो गया, इस पे कुछ क्वेश्चन आज करने होंगे, वो मैं भेज दूंगा कौन कौन से करने। इसके बाद एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट सेशन तक जाएगा। ओके, एक है रेट लॉ की बात करें हम लोग, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 क्या था, K इंटू आर एक्स था ना, K इंटू सबस्ट्रेट। रेट ऑफ SN2 क्या था, K इंटू आर एक्स इंटू बेस, ऐसे ही था ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन था। तो रेट लॉ क्या है, इट इज बेसिकली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which what correlates rate of reaction with rate constant and concentration of reactant। तो रेट लॉ कैसे आएगा, जैसे मान लो 2a प्लस ये रेट लॉ इज experimentally determined जैसे कि
ए प्लस बी गिव्स आउट सी, ऐसे है ना। तो रेट क्या होगा, k इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, ऐसे रेट लॉ आ गया। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली करते हैं। जैसे मान लो ए का कंसंट्रेशन डबल कर दो और रेट डबल आ जाए, ए का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट डबल आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू 1 होगा, पावर 1 ही हुआ ना। ए को डबल किया, रेट डबल हो गया। अब ए को डबल करो और रेट 4 टाइम हो जाए, एक्स का वैल्यू 2 होगा। हाँ, तो इसी से रेट लॉ, एक सिंपल क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में दिखेगा तुम्हें, रेट लॉ बताना होता है। वो क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी होता है, बस देख के बता दोगे कि ए का कंसंट्रेशन ट्रिपल किया और रेट 27 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा। ए का ट्रिपल किया और रेट 27 टाइम हो जाए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया, यस 3 हो गया। उसका कितना पावर करोगे तो 27 आएगा, 3 का क्यूब। हाँ 3 होगा ना, 3 का क्यूब इज 27। अब ए का कंसंट्रेशन ट्रिपल किया और रेट 81 टाइम हो जाए, तो ए का पावर क्या होगा, 4 ना, 3 का पावर 4 इज 81 ना, करेक्ट। तो इससे ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए आता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, 4। सिमिलरली बी का भी ऐसे डिटरमाइन करेंगे, बी का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट पे इफेक्ट ही नहीं हुआ, बी को ट्रिपल किया, रेट पे इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, तो बी से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ना, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। अब बी का वैल्यू डबल किया और रेट 1.414 टाइम हो जाए, तो हाफ होगा। समझ में आया कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो गया। जैसे ऑर्गेनिक में अभी तुमने ये पढ़ा सब्स्टिट्यूशन में, CH3 थ्राइस CCl प्लस वाटर गिव्स आउट प्रोडक्ट होगा ना। इसका रेट जब हम लोग करते हैं, जब सबस्ट्रेट को डबल किया तो रेट डबल हो गया, मतलब Rx का पावर क्या होगा, 1 होगा। और H2O को डबल करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब H2O का पावर क्या होगा, 0 ना। इसका मतलब ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहला है, SN1, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। पावर तो केवल Rx का ही एक पावर है ना, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0। और वही रिएक्शन ये लिखा गया, CH3Cl प्लस NaOH गिव्स आउट CH3OH। तो जब CH3Cl को डबल करो तो रेट डबल हो गया, OH को डबल किया तो रेट डबल हो गया, मतलब रेट लॉ क्या होगा, K इंटू CH3Cl और ये क्या होगा, OH माइनस। OH माइनस NaOH को डबल किया गया तो भी रेट डबल मिला, CH3Cl को डबल किया तो भी रेट डबल मिला, मतलब दोनों का पावर क्या होगा, 1 and 1 ही होगा ना। तो यही रेट लॉ है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वो क्या शो कर रहा है, it shows it correlates between what, reaction with rate constant and concentration. Reaction with what, reaction with rate constant and concentration of reactant. The rate of reaction with what, ये किसके टर्म में आ गया हम लोग का, रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। और ये कैसे डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली। ये पावर डायरेक्ट ए नहीं आया, ए रेस टू ए और बी रेस टू बी नहीं आया ना, ये एक्सपेरिमेंट करके आता है। नहीं तो हर जगह पावर आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये जो होता है इसका भी पावर 1 और वाटर का भी पावर 1 है ना। NaOH लोगे तो Na प्लस तो डिसॉल्व हो जाता है, वो तो बाहर आ गया, उसका कोई रोल ही नहीं है ऑर्गेनिक में। Na प्लस K प्लस ग्रुप 1 का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ OH माइनस ले लेता हूं। लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं है, बट उसका रोल नहीं है तो क्यों ले। ये क्लियर हुआ कैसे हुआ ना, तो ये नहीं कि ये जो दिख रहा है डायरेक्ट ही कोएफिशिएंट बन जाएगा। हाँ, तब इसमें दो तरह का रिएक्शन हो गया, एक हो गया एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री मतलब जो एक स्टेप में हो रहा हो, जैसे SN2 E2
दोनों एक स्टेप वाले थे ना, तब तो डायरेक्ट जो कोइफिशिएंट वही पावर बन जाएगा, CH3Cl का पावर 1, NaOH का पावर 1। बट रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, जैसे ये SN1, ये SN1 रिएक्शन कहां पे गया, ये रिएक्शन कौन सा था, यहां से यहां तक वाला, ये था SN2, ये था ना, और ये था SN1। SN1 का क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जब दोनों का पावर 1 नहीं आया, CH3CCl का पावर 1 आना चाहिए था, वाटर का भी पावर 1 आना चाहिए था, बट वाटर का 0 आ गया, CH3Cl का 1 आ गया, मतलब रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है। तब इसका मैकेनिज्म हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैकेनिज्म मालूम चला कि 2 स्टेप में हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर वो रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एलिमेंट्री के लिए क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A का वैल्यू x होगा ये, और B का वैल्यू y होगा। तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू kf a रेज टू a और b रेज टू b, यही है ना, kf a रेज टू a b रेज टू b। तो वो क्या होगा, वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही होगा ना, rf इक्वल टू kf a रेज टू a और b रेज टू b। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने बोला वो एलिमेंट्री रिएक्शन में वो पावर सीधा उसका कोएफिशिएंट आता है। हाँ, पर मतलब अभी मैं रिएक्शन अभी लिख रहा हूँ, तो अभी उसमें जैसे आपने लिखा है A गिव्स B एंड C। अब अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आंसर एक X भी A हो जाएगा और Y जो है वो स्मॉल b हो जाएगा। हाँ, और पर मैं अभी इसको यही रिएक्शन को A/2 टाइम्स A प्लस B/2 टाइम्स B गिव C/2 टाइम्स C भी लिख सकता हूँ। पर फिर उसमें A का पावर A/2 हो जाएगा, और अभी मतलब क्या A को डबल करने पे फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ अलग ही रिजल्ट आएगा दोनों में, पर वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो पावर आ रहा है A रेज टू A B रेज टू B, ये पावर आ जाएगा तुम्हारा तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि जब कोएफिशिएंट लिख देंगे तो उससे इंडिपेंडेंट आ जाएगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा याद करो, यही तो किया था कि इक्विलिब्रियम जैसा इक्वेशन होगा उसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका के इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। जैसे कि न्यू स्लाइड पे लेते हैं, इसका a प्लस 2b गिव्स आउट 3c है, तो इसका के इक्विलिब्रियम लिखना होता तो कितना हो जाता, c का क्यूब बाई a और b का स्क्वायर। मान लो इसका के इक्विलिब्रियम 5 है, तो रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया जाए, 2a प्लस 4b प्लस 6c, तो व्हाट विल बी द के इक्विलिब्रियम, क्या ये सेम रहेगा क्या, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्विलिब्रियम क्या सेम रह जाएगा। नो, वो पावर बन जाता है इसका, सोचो जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना का पावर हो जाता है ना। तो के डैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, c का पावर 6 a का स्क्वायर और b का पावर 4, तो ये पहले वाले का क्या होगा,
पहले का के इक्विलिब्रियम थोड़ा लिखने में रॉन्ग हो गया ना। काम करो इसको, ये कितना हो गया इसका के इक्विलिब्रियम, वो होगा सी का पावर क्यूब बाई ए और बी का स्क्वायर। अब ये इसी का स्क्वायर हो गया ना, तो ये पहले वाले के इक्विलिब्रियम का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर हो जाता है। रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यूब हो जाता है। यही हुआ ना। तो यहां जब तुम लिखोगे इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ए का स्क्वायर के एफ ए का स्क्वायर और बी का पावर 4 होगा। और यहां जब लिखोगे तो होगा आर एफ इक्वल टू के ए का के ए इंटू बी का स्क्वायर। तब इक्वेट करोगे तो इसका के इक्विलिब्रियम ऐसा आएगा, इसका के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ये होगा। तो दोनों केस में चेंज होगा। जो तुमने बोला ना कि यदि 2 से मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा, या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो पावर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसा तुम एक्सप्रेशन लिखोगे वैसा चेंज करना होगा तुम। वो क्वेश्चन आते हैं, देखोगे बुक में क्वेश्चन होगा कि वो a + 2b का दिया हुआ है, तुम्हें करते समय हाफ से डिवाइड कर दिया, तब पूछ रहा है कि क्या करना है। क्लियर हो गया सबको ये? ओके, तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया। तो मैंने लिखा कि ये आई थिंक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसको अगले बार करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कब रखें, एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखना है मुझे काइनेटिक्स का। हाँ प्रणव बोलो। बोलो। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सीखा है कि जो भी रिएक्शंस है वो इनिशियल इक्विलिब्रियम पे डिपेंड नहीं करते। तो अब हम यहाँ पर इनिशियली अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं, हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर रहे हैं, तो फिर मतलब मैथमेटिकली तो इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, लेकिन फिर वो इनिशियल इक्विलिब्रियम पे डिपेंड भी कर रहा है ना एक तरीके से। इनिशियल इक्विलिब्रियम पे क्या डिपेंड नहीं करता है? के का फॉर्म डिपेंड्स अपॉन जो तुमने रिएक्शन लिखा है। वो पूछता है कि के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है। तो के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, किस फॉर्म इक्वेशन यूज कर रहे हो, प्लस टेम्परेचर। दो ही चीज है जिससे के इक्विलिब्रियम चेंज होगा। हाँ, रिएक्शन का जो था फाइनल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन और ये सब बोल रहे हो तो वो वही आएगा, बट उसके लिए तुम्हें पहले वाले के लिए एक्सप्रेशन जैसे लिखना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे चले गए हम लोग। H2 गैस न्यू वर्ड पुट करते हैं। जैसे लिखा H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस, यही है ना। तो ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये 0 मोलर ले लो, इसका के इक्विलिब्रियम मान लो 7। अब फाइनल कंसंट्रेशन निकालना होता है तो लिख लोगे 1 - x, तो ये 1 - x, तो ये 2x कितना होगा, 2x का होल स्क्वायर बाई 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। ऐसे ही होगा ना। अब इसी को हम लोग इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स आउट 2HI। तो इसका के इक्विलिब्रियम हो जाएगा कितना, √7 ना, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये 2HI ना होकर HI है। अब फिर से वही चीज लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 - x, 1 - x, ये x आएगा, ये x/2 लिख दो इसको, x/2 x/2। फिर से सॉल्व करो, देखो दोनों का सेम आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन वगैरह सब सेम आएगा, बट तुम किस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज कर रहे हो उसका इक्विलिब्रियम लिखो। तुम इस फॉर्म का लिख रहे हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस फॉर्म का यूज कर रहे हो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो करके देखना, आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक थोड़ा एक टाइम सजेस्ट करो तुम लोग जिस दिन हम लोग ले सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर इसका काइनेटिक्स का।
सैटरडे एक सेशन है कि दो है तुम लोग का? संडे नहीं सैटरडे ही रखेंगे, संडे सबके लिए ऑफ रखते हैं बेटर। सैटरडे लेक्चर है कल। अरे बहुत बढ़िया, सैटरडे मॉर्निंग 8 to 9:30। नहीं सैटरडे तो मेरा लेक्चर रहता है यार, 8 to 9:30 तुम लोग के साथ आज ही टाइम है, इवनिंग में ही टाइम मिलेगा अभी। अच्छा थर्सडे तुम लोग का लेक्चर नहीं होता ना, छोड़ो अगले थर्सडे एक्सटेंड कर दूं। अगले थर्सडे सेशन थोड़ा सा लंबा कर देंगे, नहीं बट बीच में एक और सेशन ले लें बेटर है। इवनिंग टाइम बताओ मुझे कल परसों में। सैटरडे इवनिंग चलेगा? ठीक है सैटरडे इवनिंग का एक टाइम सजेस्ट करो। ठीक है सैटरडे इवनिंग 5 to 6:39। ये क्या है युग, 6:39 क्यों? ओके 5 to 6:30। हाँ सबके लिए ओके है ना ये? ठीक है सैटरडे इवनिंग 5 to 6:30। आयुष उधर है? अच्छा ठीक है, एक काम करो अभी हम लोग वो जो डाउट आया जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो क्लियर करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 बजे स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ ठीक है, तो अभी मैं 10 o'clock से मैं लिख देता हूँ कि 15 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डाउट लेक्चर। ओके हाँ ठीक है, तो हाँ फिर से वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जिसको डाउट है वो रहेगा, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के नहीं, क्वेश्चंस का अलग से करेंगे। ओके चलो फिर ओवर करें।